नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टेबल स्टडी में। मार्गदर्शन हमारा, सफलता आपकी। दोस्तों, आज का वीडियो भूगोल के 500 प्रश्नों की सीरीज का 5वां पार्ट है। यदि आपने इस सीरीज के 4 पार्ट तक का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख लीजिए। और यदि आप भूगोल के 500 प्रश्नों की सीरीज का हर एक वीडियो अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो ये जानिए कि आपकी भूगोल के प्रश्नों पर एक अच्छी पकड़ बन जाएगी और किसी भी एग्ज़ाम में आप भूगोल के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य देखा जा सकता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, या फिर सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। तो देखिए, मध्यरात्रि के सूर्य की घटना कहाँ देखी जा सकती है, आइए देखते हैं। तो मध्यरात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के दौरान उच्च अक्षांशों जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र पर देखी जाती है। तो यानी कि उच्च अक्षांश कौन से हैं? आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, मध्यरात्रि के सूर्य कहाँ देखा जा सकता है? तो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। किन देशों में, आइए इसे भी जान लेते हैं। तो यह घटना कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, आइसलैंड देशों में देखी जा सकती है क्योंकि ये देश ध्रुव के निकट हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? बुध, शुक्र, शनि या फिर बृहस्पति? तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं कि नासा ने मैसेंजर सैटेलाइट किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया था। मैसेंजर बुध ग्रह पर पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है। ठीक है, तो मैसेंजर जो है, मैसेंजर सैटेलाइट बुध ग्रह पर पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है, जबकि बुध ग्रह पर पहुंचने वाला पहला स्पेस प्रोब मैरीनर 10 है। ठीक है, पहला स्पेस प्रोब कौन सा है? मैरीनर 10। आइए देख लेते हैं कि स्पेस क्राफ्ट या स्पेस प्रोब किसे कहते हैं। तो आइए पहले स्पेस प्रोब के बारे में जानेंगे। तो स्पेस प्रोब एक अंतरिक्ष यान जो कि पृथ्वी से छोड़ा जाता है और अंतरिक्ष की पड़ताल करता है, यानी कि उसके बारे में जानकारी भेजता है। और यह रोबोटीय अंतरिक्षयान का ही एक रूप है, यानी कि इसमें कोई मानव नहीं जाता है और यह रोबोटिक है, रोबोटिक स्पेस है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देख लेते हैं कि स्पेस क्राफ्ट क्या होता है। तो वह यान जो कि अंतरिक्ष में जाने का काम में आता है उसे अंतरिक्ष यान कहते हैं। तो स्पेस क्राफ्ट में, अंतरिक्ष यान में मानव भी बैठ के जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अंतर है, माइनर अंतर है स्पेस प्रोब और स्पेस क्राफ्ट में। ठीक है, स्पेस प्रोब एक रोबोटीय अंतरिक्ष यान है और स्पेस क्राफ्ट है जिसमें मानव जाते हैं, जिसके द्वारा किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाता है स्पेस क्राफ्ट के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से छोटा है, यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है, यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है, या फिर यह उतनी ही गति से घूमता है जितनी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो आइए देखते हैं कि हम सदैव चंद्रमा का वही भाग देख पाते हैं। क्यों? तो चंद्रमा की अक्षीय और कक्षीय गति समान होने के कारण, यानी कि चंद्रमा अपने अक्ष पर और उसकी कक्षा की गति दोनों समान होती है। सदैव चंद्रमा के केवल एक ही पृष्ठ को देखा जा सकता है। तो यह जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है वैसे ही सेम चंद्रमा भी चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, इसीलिए हम चंद्रमा के केवल उसी पृष्ठ को देख पाते हैं जिसे हमेशा देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसे और इसके बारे में। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो गया, यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। इसका आंसर हो गया सी। चंद्रमा के अधिकतम 59% भाग को पृथ्वी की सतह से देखा जा सकता है।
इसमें से 18% भाग को कुछ निश्चित समय पर ही देखा जा सकता है, यानी कि किसी महत्वपूर्ण समय पर 18% भाग को ही हम देख सकते हैं, किसी निश्चित समय पर, ठीक है ना, हमेशा नहीं देख सकते। और चंद्रमा के अधिकतम हम लोग 59% भाग को ही देखते हैं, और चंद्रमा के 41% भाग को पृथ्वी से कभी भी नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? प्रभामंडल, प्रक्षाया, उपछाया या फिर ब्लैक होल? तो आइए देखते हैं इसे। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रक्षाया का होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रक्षाया। यानी जो ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर जो छाया पड़ती है उसका सबसे काला भाग क्या कहलाता है? प्रक्षाया, ठीक है ना, चंद्रमा या सूर्य पर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लघु ज्वार भाटा क्या होते हैं? प्रबल, दुर्बल, मध्यम या फिर अत्यंत प्रबल? तो आइए देखते हैं लघु ज्वार भाटा क्या होते हैं, प्रबल होते हैं कि दुर्बल होते हैं, या मध्यम या फिर अत्यंत प्रबल? तो लघु ज्वार भाटा जो है वो दुर्बल प्रकृति के होते हैं। लघु ज्वार भाटा सामान्य ज्वार भाटा से लगभग 20% कम होता है, जबकि दीर्घ ज्वार भाटा से 20% अधिक होता है, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनती है धाराएं, अपवाह, ज्वार भाटा या फिर लहरें। तो सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण से किस प्रकार की घटना होती है? तो पृथ्वी पर देखिए ज्वार भाटा आता है, सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा की क्रिया होती है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? पृथ्वी, चंद्र, शुक्र या फिर शनि? तो आइए देखते हैं। हीलियम 4 हीलियम का एक गैर रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है, तो इसका आंसर ए हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अंश झुकी हुई है? 23.5 अंश, 22.5 अंश, 21.5 अंश या फिर 20 अंश? तो आइए देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के तल के पूर्णतः लंबवत नहीं है, यह लंबवत रेखा से 23.5 अंश कोण पर झुकी हुई है, यानी कि पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 अंश। इसके झुकाव के कारण पृथ्वी अपने तल पर 66.5 अंश का कोण बनाती है, यानी झुकी हुई है 23.5 अंश और कोण कितने का बनाती है? तो 66.5 अंश का कोण बनाती है अपने अक्ष से, ठीक है। दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी की कक्षा की आकृति के कारण, परिक्रमण की गति के कारण, घूर्णन की गति के कारण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आइए देखते हैं दिन और रात की प्रक्रिया किस कारण होती है। दिन एवं रात पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण होती है। घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी के भाग क्रमिक रूप से सूर्य के सामने आते हैं। तो किसके कारण? घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। घूर्णन गति मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी खगोलीय पिंड जो कि अपने अक्ष पर ही घूमता रहता है, लगातार घूमता रहता है, वही उसकी घूर्णन गति होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुपरनोवा क्या है? पुच्छल तारा, ग्रहिका, विस्फोटी या फिर ब्लैक होल? तो आइए देखते हैं सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? सुपरनोवा विस्फोटी तारा का उदाहरण है, सी है इसका आंसर। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है जिसे रक्तदानव कहा जाता है, ठीक है ना। रक्तदानव किसे कहा जाता है? जब तारा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और लाल रंग का दिखाई देने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? रक्तदानव। जब केंद्र में हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है,
इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। तो आप इसे लिख लीजिएगा और इसे समझ लीजिएगा कायदे से, एक बार पढ़ लीजिएगा इसे कि जब केंद्र में हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है तो इसके परिणाम स्वरूप तारे में एक विस्फोट होता है। उसी विस्फोट की घटना को सुपरनोवा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? मतलब वैश्विक प्रसारण के लिए कितने तुल्यकालिक उपग्रह कम से कम जरूरत होगी? 3, 4, 2 या फिर 1? तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 तुल्यकालिक उपग्रह की जरूरत होगी वैश्विक प्रसारण हेतु। ठीक है। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। ठीक है। तो किसी भी तुल्यकालिक उपग्रह का या किसी भी उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलित ज्योतिष, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान या फिर खगोल विज्ञान? तो वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर ऑक्सीजन? तो पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है, ये देखते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ठीक है। यह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र एवं हानिकारक तत्वों से बचाती है। तो ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है हमारी, यानी कि पृथ्वी की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर वायुमंडल? तो आइए देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है, ट्रोपोस्फेयर। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। तो ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। तथा ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर एवं विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर। ठीक है। सतह से 13 किलोमीटर ऊंचा और ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर और विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक 18 किलोमीटर ऊंची होती है। ठीक है। क्षोभ मंडल है इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? तो आइए देखते हैं वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान पर वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की निम्नतर परत में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। किसकी? नाइट्रोजन की। तो हमारे क्षोभ मंडल में, यानी कि यही तो सबसे निम्नतर वायुमंडल है, तो क्या है यहाँ? सबसे अधिक नाइट्रोजन है। कितने प्रतिशत? तो 78%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है 4, 5, 2 या फिर 3? तो पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? 5 है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी परत है। तापमान की स्थिति तथा अन्य विशिष्टताओं के आधार पर इसे क्रमशः नीचे से ऊपर 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल और वायुमंडल। तो कितनी परत हो गई? 5 परत। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर आयन मंडल और फिर उसके ऊपर सबसे बाहरी परत वायुमंडल। तो वायुमंडलीय परतों को 5 प्रकार में बांटा गया है, उनकी तापमान की स्थिति और अन्य विशिष्टताओं के आधार पर। ठीक है। चलिए, पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? आइनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर? तो पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई ट्रोपोस्फीयर की है। ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल।
ठीक है, इसके पहले वाले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो ये परत है क्लियर हो जाएगी कि इसकी ऊंचाई के आधार पर कैसे क्रम है इसका। ठीक है, पहले क्या है, क्षोभ मंडल, फिर क्या है, समताप मंडल, फिर क्या है, मध्य मंडल, फिर क्या है, मध्य मंडल के बाद क्या है, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, फिर वायुमंडल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर वायुमंडल। तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाला कौन सी परत है? मध्य मंडल सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। तो आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, जिससे रेडियो पर होने वाले प्रसारण हम तक पहुंच पाते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित कर पृथ्वी पर वापस भेज देती है। इससे पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या फिर 300 किलोमीटर। तो पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का आवरण 300 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? यानी सूर्य द्वारा जो ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ताप विकिरण, आतपन, अवरक्त ऊष्मा या फिर सौर विकिरण। तो पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा जो सूर्य द्वारा प्राप्त होती है उसे सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बारे में और भी जान लेते हैं। सौरिक ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। तो एग्जाम में आता है कि सूर्यातप किसे कहते हैं, सौरिक ऊर्जा को, और भी ऑप्शन में रहता है। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटान तथा बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। तो यानी कि सूर्य की बाह्य सतह से जो ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। और जिस सतह से वह ऊर्जा निकलती है उस सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। और इस सतह से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों द्वारा विकिरण होता है। अतः सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से ही पहुंचता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यह वीडियो का लास्ट प्रश्न था, मैंने अपना काम कर दिया है। अब आपकी बारी है वीडियो को लाइक करने की, शेयर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की, और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मेरे वीडियो में क्या कमी है। यदि आपको कोई कमी दिखती है तो आप उसे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करूँगा। और यदि अच्छा लगता है वीडियो तो वो भी आप कमेंट करिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को यदि आप चैनल पर नए हैं। धन्यवाद।